आगे आशीर्वचन के लिए प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर रविभूषण जी, आदरणीय रणेंद्र जी और इस पूरे सेमिनार के पीछे जो 4 पांव हैं और 4 हाथ हैं, मुख्य ऐसे ये दोनों मिलके एक देवी जिसके 4 हाथ हैं बनते हैं, सिंधुद्वय। सभा कक्ष में मौजूद सभी आदरणीय जन और युवा साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जगह मुझे अपने घर की तरह लगती है। घर के बाहर एक ऐसा घर जो घर नहीं होता उस तरह, पर आपका घर होता है। जैसे खेती के दिन में आप मचान में घर बना लेते हैं और कुछ दिन वहीं रहते हैं, या राजस्थान में ढाणियां होती हैं, उस तरह के घर। अभी मैंने एक फिल्म देखी, एक अद्भुत फिल्म जिसका संबंध केरल से है, बेन्यामिन के उपन्यास पर आधारित फिल्म द गोट लाइफ। तो पानी पर घर जैसे बना लेते हैं, आप जमीन पर भी रहते हैं और बीच में कुछ घंटों के लिए आप पानी में चले जाते हैं, उसको घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जगह मेरे घर की तरह है। हिंदी भारत को बहुत कुछ दूसरों से सीखना है, और लोकतंत्र ने हिंदी भारत को जो अहमन्यता और अहंकार दिया है, जिसकी एक अभिव्यक्ति उस परिघटना में होती है जिसे हम फासीवाद कहते हैं, उसे बाकी भारत से बहुत कुछ सीखना है, केरल से बहुत कुछ सीखना है। और इस सेमिनार में जो लोग काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, उनके मन में जो मैत्री है, जो कई तरह से प्रकट होती है, वो औपचारिक मैत्री नहीं है, वो सहज है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी देह भाषा से वो निकलती है। आप जितनी बार निकलते हैं बाहर, उतनी बार लोग मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हैं, अपनी सीट से खड़े होते हैं और आपको क्या चाहिए इसकी आंखों से सवाल करते हैं। ये जो संलग्नता है, जो आधुनिक जीवन में पूरी दुनिया में जिसका भयानक अभाव है, और जो आत्मीयता है, और उसके साथ जो विनम्रता है, जो केरल की अपनी एक चीज है, मैं हमेशा उसका मुरीद हो जाता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि थोड़ा केरली हो जाऊं, थोड़ा मलयाली हो जाऊं, तो शायद थोड़ा ज्यादा मनुष्य हो जाऊं। थोड़ा कम हिंदी वाला रहूंगा और थोड़ा ज्यादा कन्नड़, थोड़ा ज्यादा मराठी, थोड़ा ज्यादा मलयाली रहूंगा, तो शायद थोड़ा ज्यादा मनुष्य हो जाऊंगा। जैसे कुछ कम पुरुष रहूंगा, कुछ ज्यादा स्त्री हो जाऊंगा, तो मैं ज्यादा मनुष्य हो जाऊंगा। कुछ कम ब्राह्मण और कुछ ज्यादा दलित हो जाऊंगा, तो ज्यादा मनुष्य हो जाऊंगा। कुछ ज्यादा मुख्य धारा का, कुछ कम मुख्य धारा का रह के कुछ आदिवासी हो जाऊंगा, तो ज्यादा मनुष्य हो जाऊंगा। ये चीज जो है मुझे बार बार यहां आकर दिखती है। अभी मीना टीचर पीछे बैठी हैं और मुझे इतनी खुशी होती है ये सब देखकर। उनके साथ उनका पोता, बेटी का बेटा आया हुआ है। अब ये कैसा परिवार है, आप हिंदी भारत में इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका अपनी बेटी की बीमारी में अपने पोते के साथ उस जगह पे गई है जहां बरसों बरस उसने काम किया है। और इतना अच्छा लग रहा था जब हमारे ये फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर दोस्त उस बच्चे को लेकर इस हॉल के अंदर घूम रहे थे। ये सब कुछ जो मनुष्यता की अभिव्यक्ति है, वो किसी विमर्श में नहीं आ सकती। उसके लिए आपको एक अलग स्कूल, एक अलग चीज चलानी पड़ेगी, जिसके लिए बार बार मुझे लगता है कि हर नदी वाले को जो नदी के किनारे पैदा हुआ है, हर झील वाले को जो झील के किनारे पैदा हुआ है, और हर उस आदमी को जो पठार में, पहाड़ में पैदा हुआ है, उसे समंदर के सामने
आना चाहिए, और ये जो अहंकार है उस अहंकार का विसर्जन तो वहीं हो सकता है। तो ये जो मनुष्यता मैं सीखता हूं बार बार केरल से, और इसीलिए यहां बार बार आना अच्छा लगता है। अभी कुछ 10-15 दिन बीतेंगे और फिर मैं 1 हफ्ते के लिए यहां सपरिवार आ जाऊंगा। और बहुत दिलचस्प बात यह है, अभी रविंद्र सर ने कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका है। ये सच में कहूं तो मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका होती तो शायद इससे थोड़ा खराब होता, या शायद थोड़ा कुछ और भिन्न प्रकार का होता, और कुछ चीजें उसके अंदर शायद नहीं होती। नहीं है मेरी भूमिका। ये सब कुछ सिंधु जी का किया हुआ है, इसलिए पूरा 100% क्रेडिट सिंधु जी को और उनके साथियों को मिलना चाहिए। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, इस पर बात होनी चाहिए कि ये जो 2 टर्म है, ये संगोष्ठी का समापन है। लेकिन मैं समापन आशीर्वचन नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ बातें कहूंगा जो मैं कहना जरूरी समझता हूं, जो 3 दिनों में सब कुछ बहुत अच्छे के बावजूद मुझे लगता है कि कुछ कही जानी चाहिए। आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी चीज है कि गिरमिटिया को आदिवासी से जोड़ा गया है? उसके पीछे क्या दिमाग है, क्या चीज काम कर रही है? हो सकता है कि इसके पीछे कोई दृष्टिकोण रहा हो फाइनेंशियल सहायता प्राप्त करने का, लेकिन ये अनजाने जो कुछ हुआ है ये बहुत ही मानीखेज है, महत्वपूर्ण है। ये कैसे दोनों एक स्तर पर आ सकते हैं? मैं बिल्कुल असहमत हूं इस बात से कि गिरमिटिया लोगों को भारतवंशी कहा जाए। ये जो अतिरिक्त गौरव और गरिमा मंडन देने का ये जो काम है, जिससे कि अक्सर हमारे वास्तविक और सच्चे दुख पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और उसके ऊपर एक चमकदार पर्दा डाल दिया जाता है। गिरमिटिया भारतवंशी नहीं है। भारतवंशी होकर भी भारतवंशी शब्द उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो पर्दा डालता है उस पर। भारतवंशी वो लोग हो सकते हैं जो ब्रिटेन कॉलोनियल एज में, औपनिवेशिक युग में अलग अलग कामों से सुख और सुविधा प्राप्त करने के लिए या थोड़ा बहुत काम करने के लिए वे ब्रिटेन या फ्रांस जैसे मुल्कों में गए, कनाडा या अमेरिका में गए। वो हैं भारतवंशी, वो सुख से गए हैं छोड़कर। लेकिन ये गिरमिटिया तो प्रताड़ित लोग हैं। जब इस समाज में थे तो आर्थिक तौर पर सबसे बाहर के बहिष्कृत लोग थे, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत लोग थे, सांस्कृतिक तौर पर उन्हें एक तरह का निकाला मिला हुआ था समाज का। तभी तो उन्होंने इतनी विपरीत स्थिति में वहां जाना स्वीकार किया। उन्हें लग रहा था कि कम से कम इससे बेहतर तो कोई जीवन होगा। आखिर आप ब्राह्मणों को क्यों नहीं ले जा सके? आखिर आप समृद्ध लोगों को क्यों नहीं ले जा सके? सबसे गरीब और निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को, जो हर तरह से बहिष्कृत थे, सर्वहारा थे, जिनके पास कुछ नहीं था खोने के लिए जंजीरों के सिवा, वही तो गए थे सब। उन्हें गिरमिटिया कहेंगे तभी उन दुखों, त्रासदियों और उस शोषण की कहानी व्यक्त होगी जो कि भारतवंशी से व्यक्त नहीं हो सकती। दूसरी चीज यह भी कि ये भारत गिरमिटिया को और प्रवासी को मिला देने का जो मानसिक जो झंझट है, मैं उससे भी निजी तौर पर पूरी तरह असहमत हूं। प्रवासी लोग अनेक कारणों से प्रवास पर हैं। जो स्थायी रूप से विस्थापित हैं वही गिरमिटिया हैं, और जो प्रवास में रहते हैं, मैं बहुत ही स्नेहिल और मातृवत हैं दिव्या जी, मैं दूसरी ये मेरी मुलाकात है, लेकिन आप देखिए वो लंदन में भी रहती हैं, लेकिन वो भारत में रह सकती हैं, वो भारत में रहती हैं। इसलिए वो सांस्कृतिक आधार, वो जमीन, वो जल, वो चीजें उनके हाथ से छूटी नहीं है। अभी अपना कहने के लिए लोग यहां मौजूद हैं। ऐसे लोगों को तो प्रवासी कहा जा सकता है। खुद डॉक्टर पुष्पिता को प्रवासी कह सकते हैं आप, लेकिन बाकी लोगों को आप प्रवासी नहीं, प्रवासी की कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी आपको, तभी सही ढंग से ये बात हो सकती है। तो मैं वापस आता हूं भारतवंशी और प्रवासियों के साथ जो गिरमिटिया का एक लीपापोती है, जो उसके बीच में सबको एक तान कर देने की जो चीज है, उससे असहमत होते हुए कैसे आ सकते हैं दोनों एक साथ?
आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों के पीछे पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, उपनिवेशवाद है। आदिवासियों को सबॉल्टर्न बनाया कैपिटलिज्म ने, उपनिवेशवाद ने। उससे पहले वो भारतीय समाज में कभी भी सबॉल्टर्न नहीं थे। ब्राह्मणवाद उनका कुछ भी नहीं कर सका था। उनका भले अपने पुराणों में थोड़ा बहुत मजाक बना रहा था और कहानी कर रहा था। ये वो समाज था जिसने वर्ण व्यवस्था के 3000 सालों तक लगभग उसको अपने पूरे के पूरे सामाजिक उपक्रम से बाहर रखा, और वर्ण व्यवस्था और वो ब्राह्मणवाद की दूसरी इकाइयां उनका कुछ भी नहीं कर सकती। वो सबॉल्टर्न नहीं थे, वो तरह तरह से काम करते थे और ब्राह्मणों को मजबूर करते थे कि उन्हें वर्ण व्यवस्था में लाएं। और बहुत सारे आदिवासियों को जगह जगह पर, जो मार्शल थे, उनको समय समय पर क्षत्रिय के रूप में समाहित किया गया है वर्ण व्यवस्था के अंदर। और बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो आदिवासियों से यहाँ से आए हैं, जो बाद में ब्राह्मण बने हैं। इसकी भी खोजबीन हो सकती है। तो ये जो चीज है, सबॉल्टर्न नहीं थे आदिवासी, पहली बार सबॉल्टर्न बने और वो दुखियारों की दुनिया में शामिल हुए। नहीं तो वो कम था उनके पास, लेकिन वो दुखी नहीं थे। वो जंगलों में रहते थे, जंगलों के किनारे रहते थे, भूमि के जंगल से बाहर एक कृषि क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वो दुखी नहीं थे। यदि वो दुखी थे तो भारत के बहुत सारे लोग दुखी थे। वो दलितों की तरह दुखी नहीं थे, दलितों की तरह पीड़ित नहीं थे, इसलिए वो सबॉल्टर्न नहीं थे। उन्हें सबॉल्टर्न बनाया उपनिवेशवाद ने, उनके कानूनों ने, उसकी रणनीतियों ने, और अंततः पूंजीवाद ने, जिसने उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की एक महाप्रक्रिया प्रारंभ की, जो आज तक जारी है। उसी पूंजीवाद ने, उसी उपनिवेशवाद ने गिरमिटिया बनाया। दोनों की जो मूल शक्ति है, जो दोनों के पीछे है, दोनों के दुखों के पीछे है, महादुखों के पीछे, वो दोनों के पीछे उपनिवेशवाद और पूंजीवाद है। और क्या किया इस उपनिवेशवाद पूंजीवाद ने? उसने एक स्वतंत्र मजदूर बनाने की एक महाप्रक्रिया प्रारंभ की भारतीय समाज में। याद करिएगा गोदान को, कि कैसे लोग खेती से विरत होकर, जब गिरमिटिया थे वो गांव में रहते थे तो वो उस तरह के श्रमिक नहीं थे, लेकिन जब वो गिरमिटिया बने तो फ्री लेबर बने। वो वर्ण व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, प्रजा व्यवस्था और तमाम चीजों से बाहर चले गए। एक फ्री लेबर के रूप में, एक स्वतंत्र श्रमिक के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। ये जो पूरा का पूरा रूपांतरण है, स्वतंत्र श्रमिक के रूप में रूपांतरण, यही तो आदिवासियों के साथ होना शुरू हुआ। वो ट्रेजेडी अलग अलग प्रकार की है, पर दोनों में कुछ समानताएं हैं। आदिवासी समाज भी इस इलाके में, जिसे झारखंड कहते हैं, जहां का सबसे ज्यादा साहित्य उद्धृत किया जाता है, पढ़ा या लिखा जाता है, अंग्रेजी राज, कंपनी राज के बाद आने के बाद ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। वो भी माइग्रेट, उन्होंने भी विस्थापन, वो भी विस्थापित होना शुरू हुए, लेकिन यह विस्थापन आंतरिक था। भारत के अंदर ही उनका विस्थापन होना था, लेकिन गिरमिटियाओं का विस्थापन स्थायी विस्थापन था, और जो अंततः बाहर चले गए। ये जो विस्थापन है आज तक जारी है। आप आदिवासी कवियों की कविताओं को पढ़ेंगे। ग्रेस कुजूर की एक कविता है जिसमें इतवरिया ओरांव का जिक्र आता है। यानुज लुगुन की वो कविता जो शुरुआती कविता है, घोषित उलगुलान, वो दांडू का सिलसिला, वो पूरा का पूरा रेफरेंस। ये विस्थापन, जो आंतरिक विस्थापन है आदिवासियों का, लगातार चल रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इन दोनों के बीच में एक इंटरलिंक बनता है, और उस इंटरलिंक का केंद्रीय शब्द है औपनिवेशिक पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद। लेकिन और भी बहुत सारी बातों पर बात करने की जरूरत है। जैसे गिरमिटियाओं के समाज के भीतर, मैं उतना अध्येता नहीं उसका, लेकिन इसलिए मैं बस रेफर करके छोड़ूंगा, और खासतौर पर आदिवासियों के समाजों के भीतर लोकतंत्र ने एक बहुत भयानक खेल किया है। उपनिवेशवाद और पूंजीवाद और लोकतंत्र, बाद में ये जो लोकतंत्र, उसने भयानक खेल किया है। उसने खेल ये किया है कि सारी प्रक्रिया में उन्हीं समुदायों से समर्थक एजेंट्स का निर्माण किया, जो बाकी सब करते हैं।
मुझे माफ करेंगे ये बात कहने के लिए कि आदिवासियत पर बहुत अधिक भावनात्मक जोर देने वाले सारे के सारे विचारक और दार्शनिक अंततः उस प्रक्रिया की अनदेखी करते हैं और वो एक तरह से पूंजीवाद के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जो उन दुखों, उन त्रासदियों के बरक्स एक कल्पित छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहने के लिए मुझे माफ कीजिएगा कि यह कल्पित छवि वैसी ही कल्पित छवि है जैसे कि 19वीं शताब्दी में भारत के प्राचीन काल के बारे में इंडोलॉजिस्ट गढ़ रहे थे। ठीक कहा रणेंद्र जी ने कि इतने इतने राजवंश थे आदिवासियों के, लेकिन आदिवासियों को एक छवि से, एक फ्रेम से आप कैसे देख सकते हैं? तो जो सबसे बड़ा खतरा है जिस पर बात किए जाने की जरूरत है वो ये है कि एक भयानक समर्थक किस्म का एजेंट क्लास पैदा हुआ है गिरमिटियाओं और आदिवासियों के बीच में, जो पूंजीवाद का विरोध नहीं करता, जो उस नव उपनिवेशवाद का विरोध नहीं करता, और बल्कि उस उपनिवेशवाद पर और नव पूंजीवाद के शोषण को ढकने के लिए कुछ नई किस्म की भावुकता प्रधान प्रक्रियाएं कर रहा है उसके साथ। इसकी आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि आदिवासी समाज में पिछले 70-80 सालों में भयानक आर्थिक स्तरीकरण हुआ है। आप जो आदिवासी का स्टीरियोटाइप आपने बना रखा है, एक गरीब आदिवासी का, कितने स्तर हैं आपको, आप इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं? समृद्ध आदिवासियों का एक पूरा हुजूम खड़ा है जो गांव से लेकर नगरों तक है, जो ठेकेदारी कर रहा है, जो भूमि व्यवसाय में गायब होता देश पढ़िए, जो भूमि व्यवसाय में लगा हुआ है, जो नेता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, और जो विस्थापित श्रमिक हैं, और जो गांव में रहने वाले किसान आदिवासी हैं, जो जंगल की उपज पर टिके हुए आदिवासी हैं, उनके बीच में भयानक स्तरीकरण है। एक विशिष्ट किस्म का वर्ग विभाजन जो भारतीय समाज में हमेशा से मौजूद था, वो वर्ग विभाजन धीरे धीरे क्रमशः लगातार ताकतवर होता जा रहा है। और आदिवासियत के व्याख्याकार, वो तो भला मनाइए रणेंद्र जी का, भला मनाइए राकेश कुमार सिंह जी का, ऐसे अध्येताओं का जो इससे थोड़े मुक्त होकर स्वतंत्र मति से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आदिवासी समाज के भीतर अनुज लुगुन जैसे कुछ युवा लोग हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो ये जो वर्ग विभाजित आदिवासी समाज है, उसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? इस बात की अनदेखी कैसे की जा सकती है? आप चुनाव का विश्लेषण करेंगे झारखंड का, तो अनदेखी कैसे करेंगे कि आदिवासियों को धार्मिक स्तर पर कई भागों में बांटने की एक महाअभियान चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सब बाहरी लोग कर रहे हैं। एक जो सरना आदिवासी है, पुराना आदिवासी, जो थोड़ा हिंदू परंपराओं से चिपक गया है, वो ईसाई आदिवासियों से लगभग वैसी ही विरक्ति रखता है जैसा कि एक साधारण हिंदू ईसाइयों से रखता है। इसको अनदेखा कैसे करेंगे? ये अलग बात है कि झारखंड के अभी के चुनाव में उन्होंने एकजुट होकर लगभग इसका जवाब भी दिया है, लेकिन वो अंदर अंदर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक और तीसरी बात कहूंगा मैं, वो ये कि आदिवासी साहित्य का विश्लेषण करते हुए अक्सर उसके पूर्ववर्ती जो आधार हैं उनकी अनदेखी की जाती है। ये आदिवासी साहित्य नहीं हो सकता, उसका कोई विश्लेषण नहीं हो सकता जब तक कि इससे पहले जनता की सामान्य भूमिका विश्लेषण करने वाले प्रगतिशील साहित्य को ठीक से देख न लिया जाए। आदिवासी साहित्य मूलतः प्रगतिशील साहित्य के भीतर ही एक अहाता है, प्रगतिशील साहित्य के घराने का एक स्वतंत्र घर है उसका, जिसमें अलग तरीके से बात हो रही है। आप कैसे भूलेंगे उन कवियों को जिन्होंने प्रकृतिमुखी समाज की और प्रकृति संगी समाज की अद्भुत कविताएं हिंदी में लिखी हैं, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल केन किनारे सीरीज की जो कविताएं हैं। क्या किसी कवि को जो सवर्ण है, उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का है, उसके नदी से के प्रति प्रेम में कोई झंझट है, कोई समस्या है उसके नदी से प्रेम में? मैं इसे घोषणा पत्र की तरह देखता हूं, मैनिफेस्टो की तरह देखता हूं। किसानों और आदिवासियों का मैनिफेस्टो है ये कविता उनकी, केदारनाथ अग्रवाल की,
दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसे विजन से उसे अन्न से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं मुझे नदी से बहुत प्यार है। 1946-47 की यह कविता है। और कैसे कहा जा सकता है उस बात को जिस बात के लिए आप अब इस तरह एकांगी तरीके से आदिवासी साहित्य को क्रेडिट कर रहे हैं या उसे अलगा रहे हैं पूर्ववर्ती। ऐसा कोई साहित्य नहीं हो सकता जिसकी अपनी कोई पूर्ववर्ती परंपरा न हो, और वो पूर्ववर्ती परंपरा आदिवासी साहित्य। कुछ लेखक हैं जो इसे स्वीकार करते हैं, वो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, निराला, मुक्तिबोध के दाय को स्वीकार करते हैं। वो प्रेमचंद और यशपाल के दाय को, तकड़ी शिवशंकर पिल्लई और ताराशंकर बंदोपाध्याय के दाय को, रेणु के दाय को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्शन है जो आदिवासीवाद पनप रहा है धीरे धीरे, जिसके पीछे कई तरह की मानसिक और गुत्थियां हैं और बहुत सारी रणनीतियां हैं। और एक आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, जो पिछले व्याख्यान में भी मैंने कही थी, दूसरी प्रकार से कही थी, आज दूसरे तरह से कहता हूं। आप जब ग्लोबल गांव का देवता पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बताया गया है कि कैसे असुरों को पहले एक जगह से, फिर दूसरी जगह से, फिर तीसरी जगह से लगातार विस्थापित किया गया है। और कई बार यह विस्थापन खुद आदिवासियों ने किया है, यानी मुंडाओं ने असुरों का किया है। ये जो विस्थापन है, मुख्य जिसे सो कॉल्ड मुख्य कहते हैं, जमीन कहते हैं, उससे बाहर धीरे धीरे पहले उनको जंगलों में धकेला गया और जंगलों से अब और इंटीरियर जंगलों में, और फिर ऐसे ही ये प्रक्रिया, एक महाप्रक्रिया चल रही है। आप ये समझ लीजिए, ये रूपक मैंने पहली बार 2010-11 में ये मेरे मन में आया था कि ये पृथ्वी यदि गोल नहीं होती, पृथ्वी यदि ऐसी होती फ्लैट, और आप एक तरफ से एक समुदाय को आप धकेलना और धक्के मारना और शुरू करते और उसे दौड़ाते पीछे से, तो एक जगह तो ऐसी आती जिसके बाद कोई तल नहीं होता, और उस तल से वो समुदाय अतल में गिर जाता, जिसको हथेली पर रखने के लिए कोई पृथ्वी वहां मौजूद नहीं होती। पूरी दुनिया के आदिवासी पिछले 500 सालों से पूंजीवाद के उदय के बाद, और पूरी दुनिया के किसान लगभग उसी प्रक्रिया में हैं कि वो बल लगभग पृथ्वी के आखिरी छोर पर हैं। इसके बाद अब वो नीचे नहीं गिर सकते, आप उनको और पीछे धकेल नहीं सकते। अब या तो वो गिरेंगे नीचे, या वो पीछे से चोर दरवाजों से आपके समाज में दाखिल होंगे और आपके बनाए नियमों से आपके बीच रहेंगे, और उसी में कुछ बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू की तरह, टांटिया भील की तरह के कुछ लोग होंगे जो वहीं से ललकार कर आपको पीछे धकेलेंगे और अपना वो स्पेस वापस लेंगे। यदि पूंजीवाद एक अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर चुकी अर्थव्यवस्था नहीं है, और यदि कहीं से उसके विरुद्ध कोई आवाज आनी है, कहीं से कोई लड़ाई उसके विरुद्ध शुरू होगी दुनिया में, तो आप अनिवार्य रूप से मानिए कि कोई हो उसमें ना हो, प्रोफेसर रवि भूषण हो ना हो, रणेन जी हो ना हो, मैं हूं ना हो, हमारे ऊपर शंका की जा सकती है, क्योंकि हमारा संबंध उस वर्ग से है जिस पर आप पूरी तरह से कभी भरोसा नहीं कर सकते। पर ये दो वर्ग, ये दो समुदाय पृथ्वी के उस लड़ाई में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, और वो किसानों के और आदिवासियों के समुदाय हैं। और चूंकि वो त्रासदी भोग चुके हैं गिरमिटिया मजदूर, तो उसमें जो अभी भी एक आर्थिक स्तर पर विपन्न लोग हैं, वो भी शायद इस लड़ाई में शामिल हों। तो मैं आज इस विश्वास से कि पूंजीवाद की अंतिम विजय नहीं हुई है, और इसलिए पृथ्वी पर आदिवासियों और किसानों को अंतिम रूप से धकेला नहीं जा सका है, और अंततः कोई लड़ाई होगी। याद कीजिए पिछले 10 वर्षों को, आखिर कौन खड़ा हुआ जिसने दिल्ली को और उस सत्ता को जो इतनी अहंकारी थी, है, जिसकी विनम्रता में इतना अहंकार है कि उस विनम्रता से घिन आती है, उसको किसने धकेला पीछे? वो एक किसान बिरसा का तीर था, जो दिल्ली के दरवाजे पर
वो हर वो किसान बिरसा मुंडा का वंशज था जो दिल्ली में वहां बैठकर अपना तीर खोलकर खड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।